इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल से मैं सतीश आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले 2018 का पेपर मैं जो सॉल्व कराया था 1 से 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ। अब ये है आपका दिसंबर 2018 का ही आगे वाला जो बचा हुआ था क्वेश्चन। 51 से 100 क्वेश्चन इसमें मैं कराऊँगा। इससे पहले का भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो 2004 से 2017 के जो सेकेंड पेपर के जो वीडियो हैं वो सारे मैं बना चुका हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण के कारक के रूप में सही है। दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण के रूप में सही है। कंडीशन क्या दिया है? यदि फर्म उत्पादन की सुपुर्द कीमत की प्रवणता और ढुलाई दर समान रहती है। तो देखिए, जब दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण का जो महत्वपूर्ण कारक है उसकी बात कह रहा है कौन सा सही है उसमें। तो ऑप्शन ए दिया है कच्चे माल की उपलब्धता, ऑप्शन बी दिया है फर्म का उत्पादन, ऑप्शन सी दिया है फर्म के स्थान से दूरी का कम होना, ऑप्शन डी दिया है संयंत्र या फर्म कीमत। ठीक है, तो दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के जो क्षेत्रों की सीमा निर्धारण का जो महत्वपूर्ण कारक है वो इसमें से आपको चुनना है। तो दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा के निर्धारण जो महत्वपूर्ण कारक है वो है फर्म के स्थान से दूरी का कम होना। फर्म के स्थान से दूरी का कम होना ये दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण का महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उत्पादन की जो सुपुर्द कीमत की प्रवणता है, उत्पादन के सुपुर्द कीमत की प्रवणता है वो ढुलाई दर के समान रहती है। जब उत्पादन के सुपुर्द कीमत की प्रवणता और ढुलाई दर समान हो तो जो फर्म के स्थान से दूरी यदि कम रहेगी तो वही उसके महत्वपूर्ण सीमा निर्धारण का बिंदु होगी, महत्वपूर्ण सीमा निर्धारण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण के कारक के रूप में कौन सा सही है? तो फर्म स्थान से दूरी का कम होना, ये सी आंसर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडोपेंस की संकल्पना की शुरुआत की? अंतरिक्ष अर्थ यहाँ स्पेस का जो है जो क्षेत्र होता है, यहाँ क्षेत्र से मतलब आप समझिएगा, इसका गूगल ट्रांसलेट है, अंतरिक्ष कर दिया है तो आप उससे घबराइए मत। ठीक है, तो आइसोडोपेंस संकल्पना की शुरुआत किसने की थी? हूवर महोदय, लांस या प्लेंडर या वेबर? तो वेबर महोदय ने किया था आइसोडोपेंस की संकल्पना का प्रयोग। ठीक है, आइसोडोपेंस क्या होता है, उन्होंने क्या बताया? आइसोडोपेंस क्या है? समान परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा। समान परिवहन लागत, इसको याद रखिएगा, समान परिवहन लागत याद रखिएगा, समान परिवहन। ठीक है, आइसोडोपेंस की संकल्पना किसने दी थी? तो ये अल्फ्रेड वेबर ने दी थी। डी आंसर सही हो जाता। आइसोडोपेंस क्या है? समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समान परिवहन लागत बिंदु रेखा या आइसोडोपेंस कहा जाता है। तो ये इसका डी आंसर सही हो जाएगा, वेबर महोदय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि किस पर केंद्रित थी? जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके समय राजनीतिक भूगोल में रुचि किस पर केंद्रित थी? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तत्कालीन समस्याएं, ऑप्शन बी है उद्योग से संबंधित विकास, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास के मुद्दे, ऑप्शन डी है पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से
1944 में या 45 मान लीजिए, 1945, 1939 से 45 तक जो द्वितीय विश्व चल रहा था, उस समय राजनीतिक भूगोल में जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो तत्कालिक समस्याएं हैं, इसी पर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तत्कालिक समस्याएं हैं, इसी समस्याओं पर ही राजनीतिक भूगोल में अध्ययन होता था। राजनीतिक भूगोल में इसका विश्लेषण होता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में किस रुचि पर केंद्रित थी, राजनीतिक भूगोल में रुचि किस पर केंद्रित थी, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तत्कालिक समस्याओं पर केंद्रित थी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो कोयला खनन है, शिक्षण है, हस्तशिल्प है, तो कार निर्माण है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कोयला खनन, कोल माइनिंग को क्या प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, कोयला खनन। चलिए अगला देख लेते हैं। ग्रामीण घर किसका सूचक है? पर्यावरण का, प्रजातीय तत्व का, फैशन तथा शैली का, आधुनिक वास्तुकला डिजाइन का। तो जो ग्रामीण घर होता है वो पर्यावरण के अनुकूल होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ग्रामीण घर किसका सूचक है? पर्यावरण का सूचक है। इसका 55 का ए आंसर सही हो जाएगा। ये 2017 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या 2018 के जुलाई में, दोनों में से कोई एक आप देख लीजिएगा। तो ये दोहराया गया क्वेश्चन है। ग्रामीण घर किसका सूचक है? पर्यावरण का सूचक है, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि क्रिस्टालर के सेंटर प्लेस मॉडल केंद्रीय स्थान सिद्धांत में k=4 के आधार पर बस्तियों के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत सही है? k यदि 4 है तो कौन सा सिद्धांत सही है? देखिए, विपणन, परिवहन, प्रशासन, कृषि से जुड़े कार्य। तो जो परिवहन सिद्धांत होता है उसका वैल्यू होता है k=4, इन्होंने बताया था आपको। इससे पहले भी ये क्वेश्चन मिल चुका है कि k यदि 3 है तो वो बाजार सिद्धांत, k अगर 7 है तो क्या हो गया, प्रशासन सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवहन। ठीक है, परिवहन। k4 के आधार पर बस्तियों के गठन के लिए इनमें कौन सा आर्थिक सिद्धांत सही है? तो परिवहन सिद्धांत, 56 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57। 57 कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ के अनुसार शहरी भूमि उपयोग की किस श्रेणी में 2 किमी की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी जो है, आर्थिक क्रिया पर सर्वोच्च ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट प्रवणता है, सर्वोच्च प्रवणता से। देखिए ऑप्शन ने दिया हरित भूमि। हरित भूमि का देखिए ये वाला ग्राफ है, ये है हरित भूमि का ग्राफ। ठीक है, हरित भूमि का ग्राफ है। और दूसरा दिया है आवासीय। दूसरा क्या दिया है? आवासीय। देखिए आवासीय देख लीजिए आप, ये वाला है, यहाँ पे देखिए आवासीय दिया है, यानी आवासीय का ये ग्रेडियंट है। ठीक है, और तीसरा दिया है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का ये देख लीजिए आप, वाणिज्यिक ये देखिए। ठीक है, यह है वाणिज्यिक का। और चौथा दिया है औद्योगिक। औद्योगिक का आप देख लीजिए, औद्योगिक का यानी ये वाला दिया है। अब ये कंडीशन क्या दिया हुआ था कि दिए गए ग्राफ के अनुसार शहरी भूमि किस श्रेणी में 2 किमी की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर, ये 2 किलोमीटर की दूरी है। देखिए यहाँ पे किलोमीटर की दूरी दिखाया है। 2 किलोमीटर की दूरी पर आर्थिक किराए की सर्वोच्च ग्रेडियंट है। आर्थिक किराए की सर्वोच्च ग्रेडियंट किसका है? या इसका है कि इसका है कि इसका है या वाणिज्यिक का है। ठीक है, तो सर्वोच्च ग्रेडियंट आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा हो कि सर्वोच्च ग्रेडियंट जो है ये वाणिज्यिक का ही है, और 2 किलोमीटर की बात किया है। ये वाणिज्यिक का देख, सर्वाधिक प्रवणता वाणिज्यिक वाले की है। ये है वाणिज्यिक, ये वाली जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये वाणिज्यिक है। एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 2 किलोमीटर की दूरी पर आर्थिक क्रियाएं की सर्वाधिक जो ग्रेडियंट है, सर्वाधिक प्रवणता है, वो वाणिज्यिक की है।
तो बस यही लगाना था, ग्राफ में देख के बताना था। तो इसका 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वाणिज्यिक। इसका सही आंसर वाणिज्यिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन तंत्र के, जो औद्योगिक उत्पादन तंत्र है कि लागत इनपुट ग्राफ के संबंध में, जो लागत इनपुट ग्राफ होता है उसके संबंध की बात कर रहा है। उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें जिसमें उत्पादन लागत को अधिकतम करने वाला बिंदु है, जिसमें उत्पादन लागत को अधिकतम करने वाला बिंदु है, तो वो जहाँ बिंदु है जहाँ पे क्या होगा कि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर नहीं है, दूसरा सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर है, तीसरा औसत लागत औसत आय के बराबर है, चौथा कुल लागत कुल आय के बराबर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सीमांत लागत सीमांत आय के जब बराबर हो जाती है तो क्या होता है कि उत्पादन का अधिकतम लाभ करने वाला बिंदु वहीं पर होता है। उत्पादन को अधिकतम करने वाला बिंदु कहाँ होगा? जहाँ सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो जाती है। अब आपके मन में हो रहा होगा कि ये सीमांत आय क्या है या सीमांत लागत क्या है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो जाती है। तो सीमांत का अर्थ ही होता है अतिरिक्त। जो सीमांत शब्द है उसका अर्थ ही होता है अतिरिक्त। तो सीमांत लागत का मतलब बता देता हूँ, जैसे सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो जाती है, बात यहाँ है। तो सीमांत लागत है कि एक अतिरिक्त इकाई का, सीमांत का मतलब बताया था अतिरिक्त, अतिरिक्त तो सीमांत लागत है एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है, कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे ही सीमांत लागत कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट एमसी के नाम से जाना जाता है। यानी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए कुल लागत में जितनी लागत होती है, जितनी वृद्धि होती है, यानी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने में कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है, कुल लागत के जितनी वृद्धि होती है उसे ही उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। ठीक है, एमसी कहा जाता है। तो अब देखिए सीमांत आय हो गया, अब सीमांत लागत। अब सीमांत आय के बारे में जान लीजिए। सीमांत आय क्या है? वही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई जो आपने उत्पादन की है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो है अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, उसे ही कहा जाता है सीमांत आय। और वहाँ क्या था कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में जो लागत लगेगी, तो उसको क्या कहेंगे? सीमांत लागत। और एक अतिरिक्त इकाई के को बेचने में जितनी आय प्राप्त होगी वही होगा सीमांत आय। तो सीमांत लागत सीमांत आय के जब बराबर हो जाती है तो वहीं पर होगा उत्पादन का अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाला बिंदु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। यहाँ पे कहा है निम्न में से कौन सा परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करता है? कौन सा परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करता है? थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए कह रहा है कि वर्टिसेस जिसमें 600, एजेस 600, डायमीटर 3 हो। तो वर्टिसेस मतलब हो गया आपका नोड, वर्टिसेस मतलब नोड, इसको वी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें वर्टिसेस नोड देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 नोड हो गया। यानी इसमें 6 जो है वी है, इसमें वी कितने हैं हो गए? आपके 6 हो गए, इसमें वी 6 हो गए। पहले वाले ए वाले में वी 6 हो गया, वी 6। ठीक है, ठीक। एजेस अब देख लेते हैं। एजेस का मतलब होता है दो नोड को मिलाने वाली रेखा। एजेस का मतलब होता है दो नोड को मिलाने वाली रेखा। जैसे रेखा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एजेस हो गया E = हो गया कितना? 6। ये भी है, ठीक है। तो वर्टिसेज आपका 6, एजेस 6। अब डायमीटर, डायमीटर का मतलब होता है कि दो अधिकतम दूरी से
दो अधिकतम दूर स्थित बिंदुओं को निम्नतम रास्ते से कैसे तय किया जाता है, छोटे छोटे रास्ते से कैसे तय किया जाता है। तो यहाँ पे अधिकतम देखिए, मैं से दिखा रहा हूँ दूसरे पेन से। तो अधिकतम देखिए, ये दो न्यूनतम जो बिंदु है, अधिकतम दूरी के दो न्यूनतम रास्ते वाले बिंदु हैं, इसमें कोई एक न्यूनतम रास्ता बन ही नहीं रहा है। देखिए क्या है, से एक से आप जाएंगे इधर से, तो ये हो गया, दो हो गया और तीन हो गया, ये चार हो गया, इधर से आ रहा है। अब इधर से भी एक से छः अगर आना चाहें आप, तो एक हो गया, दो हो गया, फिर यहाँ तीन हो गया, फिर यहाँ चार हो गया। यानी जो डायमीटर आ रहा है डी, ये 4 ही आ रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। दो तो सही है, इसका वर्टिसेज भी सही है, एजेस भी सही है, ठीक है। तो डायमीटर की बात गलत। अब यहाँ पे देख लीजिए वी, यानी नोड, अभी बताया था नोड कितने हैं इसमें, एक नोड, दो नोड, 3 4 5 6। बी वाले में भी कितने नोड हैं, 6 नोड हैं। तो v इज इक्वल टू 6, तो इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी v इज इक्वल टू 6 है। अब आगे देख लीजिए, इसमें वो कितना है आपका, एज मानव रेखा बताया था, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो गलत हो जाएगा, 7 की कोई बात नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अब इसमें देखिए कि इसमें नोट गिन लेते हैं, वी यानी वर्टिसेज गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्टिसेज कितने होने चाहिए, 6। पहले ही कंडीशन को फॉलो नहीं किया, ये भी पहले कंडीशन को फॉलो नहीं किया, और बी भी और सी भी दो नहीं किया। अब तीसरा है, इसमें देख लेते हैं वर्टिसेज कितना है, 1 2 3 4 5 6। ये तो पहला तो v इज इक्वल टू 6 ये फॉलो कर रहा है। अब एज कितने होने चाहिए, 6 ई, यानी दो मिलाने वाली रेखा को चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, तो 5 ही है, ई इज इक्वल टू 5, यही नहीं फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों तो वी और ई को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी और ई को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, बी सी डी जो है। लेकिन जो ए है, ए जो है v बराबर 6 और e बराबर 6 को फॉलो कर रहा है। डायमीटर के लिए जो 4 आ रहा है, तो अगर सबसे सटीक आंसर इसमें देखा जाए तो ए हो जाएगा। यूजीसी ने यही ए आंसर दिया भी है, और मेरे हिसाब से अगर इसको डायमीटर यहाँ पे 3 न देके 4 देता तो सब कुछ से एकदम सही हो जाता। डायमीटर यदि 4 दे देता तो ये क्वेश्चन ही सही हो जाता। या तो अब किस आधार पे दिया है, आधार जो उसका देने का है कि ई बराबर भी 6 आ रहा है यहाँ पे, और वी बराबर भी 6 आ रहा है, ठीक है, ई बराबर, और लेकिन डायमीटर ये आ रहा है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो ये ए आंसर सही हो जाएगा। वैसे ये जो है डायमीटर की जब बात करेंगे तो ये तो आपको क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 59। तो इसमें यूजीसी ने आंसर माना है ए। तो अब 2 के आधार पे वो अगर मानेगा तो ठीक है, तो वही माना है, और ये तो मान ही नहीं सकते हैं, चलिए मान लीजिए ठीक है, तो क्वेश्चन है गलत। चलिए 59 के बाद 60। तो अधिकांश परिवहन नेटवर्क ब्रांचिंग नेटवर्क के रूप में शुरू होते हैं। अधिकांश परिवहन नेटवर्क ब्रांचिंग नेटवर्क के रूप में शुरू होते हैं, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, क्योंकि परिवहन एजेंसियों की पहली प्राथमिकता यह थी कि यह ऐसे बनाया जाए जिसमें सामान्यतः सभी बिंदुओं को जोड़ा जा सके। तो भाई देखिए, कथन तो सही है कि अधिकांश परिवहन नेटवर्क ब्रांचिंग नेटवर्क के रूप में शुरू होते हैं, और कारण परिवहन एजेंसियों की पहली प्राथमिकता यह थी कि ऐसे बनाया जाए जिसमें सामान्यतः सभी बिंदुओं को जोड़ा जा सके। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं। केवल एक ही कारण नहीं है, ठीक है, स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पद का प्रयोग सांस्कृतिक समूहों और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कौन से पद का प्रयोग सांस्कृतिक समूहों और उसके प्राकृतिक पर्यावरण,
तो सांस्कृतिक पारितंत्र है, सांस्कृतिक अभिसरण है, सांस्कृतिक प्रसरण है, तो सांस्कृतिक भट्टीतल है। तो सांस्कृतिक समूह, जो सांस्कृतिक समूह है, सांस्कृतिक समूह और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अगर संबंध की बात किया जाए तो कल्चरल इकोलॉजी या सांस्कृतिक पारितंत्र उसे कहा जाता है, उसे सांस्कृतिक पारितंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही हो जाएगा आंसर ए, कल्चरल इकोलॉजी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की आबादी कुल आबादी से अनुपात सर्वाधिक है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी की जो जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक है। कैसे ऐसे राज्य हैं? देखिए मध्य प्रदेश, नागालैंड, झारखंड दिया है, दूसरे में मिजोरम, बिहार और राजस्थान दिया है, तीसरे में लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड है और चौथे में नागालैंड, राजस्थान, झारखंड है। तो इसका जो सही आंसर है एसटी की पॉपुलेशन, क्योंकि लक्षद्वीप में जो है, लक्षद्वीप में 94.8 लगभग 94.8% जो है एसटी पॉपुलेशन रहती है। तो सबसे अधिक तो यहीं में है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि अनुसूचित आबादी कुल आबादी से सर्वाधिक अनुपात, तो सर्वाधिक लक्षद्वीप हो गया। मिजोरम में भी लगभग उतना ही है, 94.4% है इसमें। मिजोरम में जो एसटी की पॉपुलेशन है 94.4% है। और नागालैंड में भी कम नहीं है भाई, 86% लगभग है, 86.86% तो ये जो है कुल आबादी सर्वाधिक अनुपात किसका हो जाएगा? लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, जिसमें लक्षद्वीप की 94.8% और मिजोरम की 94.4% और नागालैंड की 86.5% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो 62 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 63 आ गया है। ये कह रहा है कि सूची फर्स्ट को आप सूची सेकंड से मिला दीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला दीजिए। पद और परिभाषा उसका दिया है। तो भाषा किसे कहते हैं भाई? भाषा इसमें मिलाना है कि इसमें जो दिया है उसके अनुसार क्या है भाषा। तो भाषा देखिए इसमें मिला लीजिए आप बोले जाने वाले शब्दों की व्यवस्थित प्रणाली जिसे परस्पर समझ के साथ संप्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भाषा का हो जाएगा कि बोले जाने वाले शब्दों की व्यवस्थित प्रणाली जिसे परस्पर समझ के साथ संप्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए का दूसरा हो जाएगा, ए का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, बोली क्या है? बोली को आप मिला लीजिए कि शब्द उच्चारण लय और गति में भिन्नता, शब्द उच्चारण लय और गति में भिन्नता, समान भाषा बोलने वाले को एक दूसरे से पृथक करना। यानी समान भाषा तो बोल रहे हैं, हिंदी तो बोल रहे हैं, ठीक है, हिंदी तो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें जो है उसकी शब्द है, उच्चारण के जो है जिस तरह से किया जाता है, लय है, गति है, उसमें भिन्नता पाई जा रही है। तो उसे क्या कह देते हैं? उसे बोली कह देते हैं, डायलेक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो बी का हो जाएगा पहला। और वर्नाकुलर, वर्नाकुलर क्या है? तो किसी क्षेत्र की भाषा जो मानकीकृत है, नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है उसे कहा जाता है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर, तो सी का हो जाएगा चौथा। अब लिंगुआ फ्रेंका बचा क्या? लिंगुआ फ्रेंका किससे मिला लेंगे आप? तीसरा, यानी पृथक पृथक मातृभाषा वाले लोगों द्वारा संप्रेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा। पृथक मातृभाषा वाले लोगों द्वारा संप्रेषण हेतु प्रयोग किए जाने वाली भाषा, यानी तीसरा, यानी 2 1 4 3 जिसमें होगा, 2 1 4 3 जिसमें होगा, यानी डी में है 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर 63 का डी हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, तो ध्यान से मिलाना था उसमें। चलिए 64 देख लेते हैं। 64 भी मिलाना है सूची फर्स्ट को। सूची एक तरफ कल्चरल डिफ्यूजन दिया है, एक सांस्कृतिक प्रसरण, एक तरफ परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है तो देखिए पुनः स्थानन प्रसरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीलोकेट डिफ्यूजन। पुनः स्थानन प्रसरण का जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रीलोकेट
प्रसरण, रिलोकेट, डिफ्यूजन। और पदानुक्रमिक प्रसरण, पदानुक्रमिक प्रसरण है आपका यानी हायरार्किकल डिफ्यूजन, हायरार्किकल डिफ्यूजन। तो आप पदानुक्रमिक प्रसरण को मिला लीजिए आप वर्ग या केंद्र प्रणाली के संबंध में ऊर्ध्वगामी या अधोगामी, एक सीक्वेंस रहता ना हायरार्की, वही तो है। तो बी का हो जाएगा जब पहला, जब बी का हो जाएगा पहला तो दो आंसर अभी मिल रहे हैं। और विस्तार प्रसरण क्या है? विस्तार, जब विस्तार सभी व्यक्तियों या केंद्रीय प्रदेशों में इसे समान रूप से प्रभावित करता है। और ये क्या है? जब नवाचार की स्वीकार्यता या सूचना पूरे समाज में फैल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सपेंशन डिफ्यूजन। जब नवाचार की स्वीकार्यता जो है पूरे समाज में फैल जाती है तो उसे कहा जाता है एक्सपेंशन डिफ्यूजन या विस्तरण प्रसरण। यानी सी का हो जाएगा दूसरा और बी का हो जाएगा पहला। अब संक्रामक प्रसरण क्या है? जब विस्तार सभी व्यक्तियों तथा केंद्रीय प्रदेश को एक समान रूप से प्रभावित करता है। जब विस्तार सभी व्यक्तियों तथा केंद्रीय प्रदेश क्षेत्र को एक समान रूप से प्रभावित करता है तो उसे कहा जाता है संक्रामक प्रसरण। या संक्रामक को क्या कह लेंगे? कांटेजियस कहते हैं शायद, हाँ कांटेजियस डिफ्यूजन कहते हैं। तो कांटेजियस डिफ्यूजन हो जाएगा जब विस्तार सभी व्यक्तियों तथा केंद्रीय प्रदेश के क्षेत्रों एक समान रूप से प्रभावित करेगा। तो बचा क्या? पुनः स्थानांतरण प्रसरण यानी रीलोकेट डिफ्यूजन, यानी ए का हो जाएगा चौथा। यानी लोगों के स्थानिक चालन के कारण सांस्कृतिक शील गुणों का भौगोलिक अंतरण, यानी ए का हो गया चौथा और डी का हो गया था तीसरा। यानी 4 1 2 3 जिसमें आंसर होगा 4 1 2 3 यानी डी में आंसर है तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कार्य समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय कार्य समवर्ती सूची में है? डाक और तार, रक्षा, कीमत नियंत्रण, बैंकिंग। तो कौन सा समवर्ती सूची में है? समवर्ती देखिए जो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 के को 3 भागों में बांटा गया है। अनुसूची 7 को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो पहला है भाई संघ, जिसपे कानून बनाएगा उसे संघ सूची कहा गया है। जिसपे संघ और राज्य दोनों में बनाया गया उसे समवर्ती सूची कहा गया है। और जिसपे जो है समवर्ती दोनों बनाए और जिसपे राज्य केवल बनाए उसे राज्य सूची का विषय कहा गया है। तो जो इसमें कह रहा है कि जो कौन सा विषय है कि जो समवर्ती सूची में है, जिसपे जो कानून है, कानून उस पर राज्य और संघ दोनों बना सके, तो ऐसा कौन सा विषय है? डाक तार वाला है कि कीमत नियंत्रण, रक्षा है तो बैंकिंग है। तो जो कीमत नियंत्रण है, ये कीमत नियंत्रण ये समवर्ती सूची का विषय है। इसमें संसद भी कानून बना सकती है, विधानमंडल भी, राज्य के जो विधानमंडल है वो भी कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती यानी अनुच्छेद 243 जो है, 246 जो है, 246 के दूसरे में कहा गया है कि संसद और राज्य का विधानमंडल समवर्ती सूची में जो दिए गए विषय हैं उस पर कानून दोनों बना सकते हैं। तो 246 के 2 के अनुसार जो है कीमत नियंत्रण क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए 65 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 निम्न में से किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेवेंसरोम की अवधारणा लोकप्रिय हुई थी? लेवेंसरोम की अवधारणा की कई बार जो आ चुका है किस, तो आपका देखिए ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिशियल ज्योग्राफी दिया है, मेकर्स ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी है और फॉरेन अफेयर्स। तो जो रेडचल महोदय की पुस्तक थी 1897 में जिसका प्रकाशन हुआ था, क्या था? पॉलिटिकल ज्योग्राफी या उसे पॉलिटिशियल ज्योग्राफी कहते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी।
तो इसी जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी का प्रकाशन हुआ उसके बाद से राष्ट्रीय भूगोल में लेवेंस्ट्रोम की जो संकल्पना है वो लोकप्रिय हुई थी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिशियल ज्योग्राफी। तो 66 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, भू राजनीति जियो पॉलिटिक्स पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? पुराना क्वेश्चन, हाउसहोफर, कैजलेन, रेडजेल, मैकेंडर। तो कैजलेन महोदय द्वारा जियो पॉलिटिक्स दिया गया था, बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है? सर्वाधिक सटीक अवरोही क्रम में कहा है। अवरोही क्रम का मतलब क्या? बढ़ते से घटते क्रम में। तो जटिल, परिमंडल, परिमंडल, सीलगुड़। तो परिमंडल तो सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि मंडल के बाद आता है परिमंडल। तो परिमंडल, मंडल दिया नहीं तो यहाँ परिमंडल हो जाएगा। परिमंडल के बाद आ जाए है रीजन यानी क्षेत्र। तो यही है, देखिए परिमंडल के दो ही ऑप्शन है, इसमें जटिल आ रहा है, यहाँ क्षेत्र आ रहा है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। परिमंडल के बाद क्षेत्र, क्षेत्र के बाद जटिल, जटिल के बाद सीलगुड़। अब देखिए दो ही से आंसर तो निकल गया कि परिमंडल के बाद क्षेत्र आया, यानी रिल्म के बाद रीजन आएगा। वर्ल्ड रहता है, फिर रिल्म रहता है, फिर रीजन रहता है। तो इसी से तो आंसर मैं निकाल लिया। लेकिन अगर आपको ये पता है कि जटिल और सीलगुड़ क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स और ट्रेट क्या होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये क्या है। आंसर तो आपका मिल गया, परिमंडल क्षेत्र, जटिल और सीलगुड़। तो 68 का हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज, द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज किसने लिखी है? ऑप्शन ए दिया है मॉरिल, ऑप्शन बी कोहेन, ऑप्शन डी हार्टसोन, ऑप्शन डी प्रेस्कॉट। तो द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज की वो पुस्तक है वो JRV प्रेस्कॉट महोदय ने लिखी है। JRV प्रेस्कॉट यानी जॉन रॉबर्ट विक्टर प्रेस्कॉट, जॉन रॉबर्ट विक्टर प्रेस्कॉट महोदय ने जो है द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसी पुस्तक लिखी है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रेस्कॉट। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद, चलिए फिर से इधर देखते हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों स्वीकार किए जाने के बाद अब भारत की केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ निवल कर राजस्व का कितना प्रतिशत हिस्सा साझा किया जाता है? जो निवल कर राजस्व है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा साझा किया जाता है जब 14वां वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली गई? 14वां वित्त आयोग यानी 15 से 20 तक चला था। इस समय क्या चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 20 से 25 तक इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो 14वां वित्त आयोग में निवल कर राजस्व का जो कितना प्रतिशत साझा किया गया? तो 42% हिस्सा जो है साझा किया जाता है। जब मान लिया गया जो है 14वीं वित्त आयोग सिफारिश को स्वीकार किए जाने के बाद अब भारत की केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निवल कर राजस्व का कितना % हिस्सा साझा किया जाता है? 42% हिस्सा साझा किया जाता है। तो 70 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इसको मिलाना है आपको। अयोध्या बहुत फेमस, सरयू, हड़प्पा किसके किनारे है? हड़प्पा को आप मिला दीजिए रावी, और शाहजहानाबाद किससे है? यानी ए का हो गया तीसरा, ए का हो गया तीसरा और बी का हो गया चौथा। और शाहजहानाबाद तो आप यमुना नदी किनारे है, सी का पहला मिला लीजिए। और मोहनजोदड़ो किससे हो जाएगा? सिंधु से मिला लीजिए आप। और डी का हो गया दूसरा, यानी 3 4 1 2 जिसमें होगा वो आंसर होगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। मलाई दिया था अयोध्या का सरयू, हड़प्पा का रावी, शाहजहानाबाद का यमुना, मोहनजोदड़ो का सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि इष्टतम यानी ऑप्टिमल होना चाहिए यहाँ पे, इष्टतम स्थान कच्चे माल के स्रोत या बाजार से अधिक नज़दीक है तो इसके बताने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? बताने के लिए तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये यदि इष्टतम यानी ऑप्टिकल तो नहीं, ऑप्टिमल है यहाँ पे। ऑप्टिमल हो जिसे कहा जाता है, ऑप्टिमल, इसको आप लोग समझिएगा। तो बनाने इष्टतम स्थान कच्चे माल के स्रोत या बाजार से अधिक नज़दीक है। ठीक है, अधिक नज़दीक है
तो इसके बताने के लिए निम्नलिखित में, हाँ ठीक है, तो इसके बताने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? कि तो माल मटेरियल सूचकांक, भार वेटेड सूचकांक, श्रम लागत सूचकांक, सापेक्ष विस्तार सूचकांक। तो इसको बहुत आसानी से आप जब मॉडल पढ़े थे उसमें पहले ही बताया गया था। क्या बताया गया था? कि मटेरियल इंडेक्स जो होता है, माल सूचकांक जिसे कह सकते हैं, पदार्थ सूचकांक कहते हैं। यहाँ पे माल जो दिया है इसका जो शुद्ध हिंदी, सही हिंदी है, सही शुद्ध कह लीजिए, पदार्थ सूचकांक उसे कह लीजिए, पदार्थ सूचकांक। क्योंकि पदार्थ सूचकांक बराबर क्या होता है? पदार्थ मटेरियल इंडेक्स, पदार्थ सूचकांक बराबर होता है उत्पादित वस्तु का वजन, उत्पादित वस्तु का वजन, उत्पादित वस्तु का वजन, और अपान में क्या होता है? कच्ची सामग्री का वजन, कच्ची सामग्री का वजन, ठीक है, कच्ची सामग्री का वजन। यही उत्पादित वस्तु का वजन अपान कच्ची सामग्री का वजन होता है, यही मटेरियल इंडेक्स, जिसे पदार्थ सूचकांक कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माल या पदार्थ सूचकांक या मटेरियल इंडेक्स। ये आंसर सही हो जाएगा 72 का। चलिए 73 देखते हैं। 73 कह रहा है कि कथन और कारण क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1990 के दशक में शहरीकरण की प्रक्रिया चली जिससे भारत में आर्थिक विकास में तेजी हुई। ठीक है, शहरीकरण की प्रक्रिया 1990 में चली, शहरी जिससे आर्थिक विकास में तेजी हुई। कारण क्या कह रहा है? शहरीकरण की प्रक्रिया का परिणाम शहरी सेवाओं की बढ़ती कमी और शहरी जीवन की गुणवत्ता में समग्र ह्रास के रूप में हुआ है। कह रहा है कि शहरीकरण की प्रक्रिया का परिणाम शहरी सेवाओं की बढ़ती कमी और शहरी जीवन की गुणवत्ता में समग्र ह्रास के रूप में हुआ है। तो ये भी सही है, बिल्कुल। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे की जो व्याख्या है वो नहीं कर रहा। यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, व्याख्या नहीं करता। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, 73 का बी आंसर सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। 74 देख लेते हैं। 74 है, क्या है 74? कि बृहद क्षेत्र और मध्य क्षेत्र, यानी मिलाना है इसको आप। तो यहाँ केंद्रीय, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, तो जो पश्चिमी या पहले से मिला दीजिए सौराष्ट्र, यानी बी का हो जाएगा तीसरा। और दक्षिणी मलनाड आप मिला दीजिए। मलनाड कहाँ है? कर्नाटक में है भाई, कर्नाटक में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। और पूर्वी को मिला लीजिए दामोदर घाटी, जो पश्चिम बंगाल में है। और केंद्रीय बचा क्या? बस्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, मिला लीजिए, ए का हो गया चौथा, ए का हो गया चौथा, एक ही में से मिल गया, या डी। इसका सही 74 का डी आंसर सही हो जाएगा। बी का तीसरा देख लें, बी का तीसरा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, दिमाग थोड़ा सा लगाना था बस। चलिए 75 देखते हैं। 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नए शहर बसाने और मास्टर एवं क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया है? देखिए किस पंचवर्षीय योजना? नए शहर बसाने, क्या कह रहा है? नए शहर बसाने और मास्टर प्लान, नए शहर बसाने और मास्टर और क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के लिए, मास्टर और क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बार कब बल दिया गया? चौथी, तीसरी, छठी या नौवीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही जो आंसर है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया गया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पुराने पेपर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए 76, लघु और मध्यम आकार के शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए लघु और मध्यम शहरों के समेकित विकास IDMST, जबकि इसे लिखना चाहिए IDSMT, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो लघु, मध्यम और आकार के शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए लघु और मध्यम शहरों के समेकित योजना किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? यानी IDSMT, जो IDSMT है, किस योजना के तहत शुरुआत की गई थी? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत की गई थी। IDSMT का फुल फॉर्म अगर कहें तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, आई से है आपका इंटीग्रेटेड, डी से डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम, टी से टाउन हो गया,
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स। तो ये योजना जो है ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। और यानी 1979-80 में ये योजना शुरू की गई थी। जो IDSMT है, IDSMT इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स योजना जो है ये 1979-80 में शुरू की गई थी। और ये इसका उद्देश्य क्या था कि लघु और मध्यम जो आकार के जो शहर है उसका विकास तेज़ी से कैसे किया जाए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा इसका छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरों को भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्लान एवं विकसित नहीं किया जाता। ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो कौन से निम्न से शहर हैं जिसको विकसित नहीं किया गया। तो कैंटोनमेंट शहर दिया है, रेलवे कॉलोनी है, मॉडल शहर है, तो पहाड़ी स्टेशन है। तो कैंटोनमेंट शहर को विकसित किया गया था, रेलवे कॉलोनी को भी विकसित किया गया था, पहाड़ी स्टेशन को भी विकसित किया गया, लेकिन मॉडल शहर का विकास नहीं किया गया था। मॉडल शहर का जो विकास है वो स्वतंत्रता के बाद जो है 1950 के दशक में शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो विकास की अवधारणा है उसमें कौन सा कथन सही है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, ये तो गलत भाई। विकास एक एकल आयामी प्रक्रिया है, बहुआयामी होती है, और एकल सतत तो है नहीं, असतत तो है नहीं, सतत प्रक्रिया है। विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि है, बिल्कुल सही है। अगर समय और स्थान की तुलना विकास का अभिप्राय समान रहता है, बिल्कुल गलत है। समान क्यों रहेगा, समय और स्थान की तुलना विकास का अभिप्राय समान नहीं रहता है। तो इसका सही नहीं, कौन सा कथन सही है, तो सी सही हो जाए। विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि है। आसान सा क्वेश्चन था, विकास के जो है कॉन्सेप्ट पे था। 79 कह रहा है कि कथन और कारण क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में नगरीय योजनाएं लोक स्वास्थ्य के उच्च मानकों के साथ कुछ पूर्व निर्धारित विचारों के अनुसार बनाई गई थी। तो बिल्कुल सही, जो भारत में नगरीय योजनाएं लोक स्वास्थ्य के उच्च मानकों के साथ कुछ पूर्व निर्धारित विचारों के अनुसार बनाई गई थी, कथन तो सही है। तथापि यह प्राचीन भारत को सामुदायिक स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी चिंता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो नहीं करता, ये तो गलत है, ये करता है भाई। वही तो बात कर रहा, स्वास्थ्य के उच्च मानकों के साथ कुछ पूर्व निर्धारित विचारों के अनुसार बनाई गई थी। तथापि यह भारत की सामुदायिक स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी चिंता को प्रतिबिंबित नहीं करता, नहीं यहाँ पे करता है वो, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये सही परंतु आर गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये सही परंतु आर गलत है। ठीक है, ये सही परंतु आर गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के बाहर 5 चुंबक रोधी नगरों की पहचान का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र एनसीआर के बाहर 5 चुंबक रोधी नगरों की पहचान का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अच्छा, इसमें जो है कूट है, 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, कह रहा है एनसीआर के अंदर और बाहर आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण के लिए नीतियों को आगे सुदृढ़ करने के लिए। तो बिल्कुल सही है, जो एनसीआर रीजन के अंदर बाहर की आर्थिक गतिविधियां का विकेंद्रीकरण करने के लिए, तो विकेंद्रीकरण के लिए आर्थिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करने के नीतियों को आगे सुदृढ़ कैसे किया जाए, इसीलिए जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो बाहर 5 चुंबक रोधी नगरों का पहचान किया गया था। और दूसरा क्या है, एनसीआर के अंदर और बाहर जनसंख्या के विकेंद्रीकरण के लिए, आर्थिक गतिविधियों विकेंद्रीकरण हो और जनसंख्या का विकेंद्रीकरण हो, जिससे तो इससे ये तो दोनों सही है। प्रमुख उद्देश्य 1 और 2 सही हो गया। आगे कह रहा है एनसीआर के अंदर और बाहर भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता को सुदृढ़ करने। भौतिक अवसंरचना कोई बात नहीं हुई थी, तीसरा गलत हो जाएगा। एनसीआर के बाहर स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं को
सेवाओं की को सुदृढ़ करने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी अवसंरचना स्वास्थ्य की कोई उसमें बात नहीं थी, चिकित्साओं की देखभाल को सुदृढ़ करने की बात नहीं थी। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी इसमें 1 और 2 होगा, वो आंसर सही हो जाएगा। 80 का देख लीजिए, 1 और 2, 1 और 2 किसमें, तीसरा आंसर सी सही हो जाएगा। 80 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 81 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तटरेखा की लंबाई 1000 किमी में है। लगभग कह रहा है लगभग 1000 किमी में, तो इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। आप लोग यूजीसी के आंसर की को ध्यान से देखा करिए, और 7 आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, 7 है। और कैसे माना कि हो जाता है 6100 किलोमीटर, कितनी हो जाती है 6100 किलोमीटर लगभग तट की लंबाई है। 6100 किलोमीटर, 6100 ही है ना भाई, ठीक है। और जो द्वीपों की लंबाई है, अगर उसको मिला दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर होती है। 7516.6 किलोमीटर होती है, लगभग 7 इसमें माना है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है। तो कोयम्बटूर तो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है भाई, कोलकाता है ही, मुंबई तो बहुत है, तो मदुरई बचा, मदुरई आंसर हो जाएगा, कौन औद्योगिक केंद्र नहीं। 83 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय कृषि का वर्गीकरण 60 लघु, 13 मध्यम और 6 बृहद क्षेत्रों में विभाजित किया है। जसवीर सिंह हैं, SP चटर्जी हैं, और डडले स्टाम्प है, और P सेनगुप्ता। तो यूजीसी के आंसर की के अनुसार इसका आंसर है P सेनगुप्ता। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशत में हुई है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो ऑप्शन में दिया उसमें से आपको अरुणाचल प्रदेश होता है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, उससे हालांकि ऑप्शन के हिसाब से उसको मानना तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी वृद्धि हुई थी किसमें, मेघालय में वृद्धि हुई थी, सबसे ज़्यादा मेघालय में वृद्धि हुई थी। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुई थी, मेघालय में। कितनी हुई थी, 27.9, लगभग 28% की वृद्धि हुई थी। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में हुई थी आपका लगभग 26%, लगभग 26% हुई थी, तो दूसरे स्थान पे है इस समय। ठीक है, तो पूछा था निम्नलिखित में किस राज्य में 1 से 11 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई थी, तो अरुणाचल प्रदेश। 84 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। महानदी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। तो नर्मदा एस्चुरी बनाती है, आसान सा क्वेश्चन था, सी आंसर सही हो जाएगा 85 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में संथाल जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन ए दिया, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। तो झारखंड में तो पाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार दे दिया है, तो ये हो जाएगा गलत। गुजरात, बिहार, राजस्थान। ठीक है, तो गलत, एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, यही तो पाई जाती है। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में क्या पाई जाती है, संथाल जनजाति पाई जाती है, संथाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 87 कह रहा है कि आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ पनबिजली विद्युत संयंत्र और एक तरफ राज्य है। तो भाई कोपली कहाँ है, कोपली पनबिंजु विद्युत परियोजना, ये है आपकी असम में। ठीक है, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर, कई बार बताया गया है, दुलहस्ती आ चुका है, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर। कोयना तो एकदम फेमस है भाई, भूकंप भी आया था, कोयना महाराष्ट्र में है। और रंगा नदी जो बचा आप मिला लीजिए, अरुणाचल प्रदेश। रंगा नदी किसकी सहायक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, देखिए। और जो असम में कोई कोपली है ना, कोपली नदी है, ये भी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो ये हो जाए, आप मिला लीजिए, यानी ए का हो जाएगा दूसरा, असम ए का दूसरा जब हो जाएगा तो उसी से तो आंसर निकल आया।
तो यानी सी आंसर सही हो जाएगा 87 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी के प्रकार और राज्य को सुमेलित करना है। जलोढ़, लाल लेटराइट, सब माउंटेनिया पहाड़ी, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। जलोढ़ किससे मिला लेंगे? उत्तर प्रदेश से, ए का चौथा इसे मिल जाएगा। आप जो है लेटराइट किससे मिलाएंगे? केरल को मिला लीजिए। लाल आप तमिलनाडु से मिला लीजिए और सब माउंटेन उत्तराखंड को मिला लीजिए, यानी ए का हो जाएगा चौथा। क्योंकि और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यानी ए का हो जाएगा चौथा। तो ए का चौथा, इसी से आंसर निकल गया। डी आंसर सही है, मिला तो दिया ही था। ठीक है। बी का तीसरा लाल तमिलनाडु, लेटराइट केरल, पहाड़ी उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 89 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो मिला लीजिए। जय अभ्यारण्य दिया है, राज्य दिया है पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, आसान सा मिला लेंगे आप। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में है शायद। मानस के असम में है, मिला लेते हैं। और दूसरा मानस असम में है। ठीक है। अगस्त्यमलाई केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो इसका सही आंसर यही होना चाहिए। ठीक है। मिला लीजिए। ए का हो गया आपका पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ए का हो गया दूसरा, ए का हो गया दूसरा, ए का हो गया दूसरा, तो डी में एक ही में ऑप्शन है। बी का हो गया चौथा, सिमलीपाल उड़ीसा। गुड। तो ये हो जाएगा आपका चौथा आंसर, इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है। 89 और 89 के बाद 90 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। तो महाराष्ट्र, मालवा, विंध्य, छोटा नागपुर। दक्षिण मध्य का हिस्सा नहीं है, दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। तो विंध्य जो है ये दक्षिण मध्य भूमि का नहीं है, ये उत्तरी भाग में आता है, उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, इसका सही आंसर सी नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है कहा है? तो उससे ज़्यादा सटीक आंसर इसका मालवा हो जाएगा। ठीक है। जो मालवा पठार है वो दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है, विंध्य तो आ जाएगा आपका। ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मालवा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। किसी कक्षा के 500 छात्रों और छात्राओं को उनके लिंग के अनुसार दो भागों में बांटकर पुरुष के यादृच्छिक प्रतिदर्श और स्त्रियों के यादृच्छिक प्रतिदर्श लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चर सही है? भाई 500 छात्राएं हैं, उसको पहले आप बांट लीजिए। भाई पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं, ऐसे कर लीजिए कि यार बच्चियां कितने हैं, बच्चे कितने हैं, या कह लीजिए कि लड़कियों और लड़कों की संख्या बांट लिया गया। ठीक है। उसके बाद जो है कह रहा है कि बांट कर पुरुष के यादृच्छिक प्रतिदर्श और स्त्रियों के यादृच्छिक प्रतिदर्श लिए, रैंडम सैम्पलिंग आपको लेना है। तो किस तरह का चर होगा? नियंत्रित चर होगा, स्वतंत्र चर होगा, आश्रित चर होगा, अस्थिरित चर होगा? अस्थिरित चर होगा, क्योंकि समान जनसंख्या है। फिर उसके बाद आप उसको बांट रहे हैं, बांट करके क्या कर रहे हैं? समान जनसंख्या नहीं है, सॉरी, मतलब कि छात्राओं के हिसाब से समान जनसंख्या, फिर उसको बांट रहे हैं। उसको बांट करके अगर रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अस्थिरित चर के रूप में कहा जा सकता है। हालांकि सिर्फ सैम्पलिंग की बात है, उस आधार पर क्वेश्चन पूछा है, अस्थिरित चर ये हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको अस्तर में बांटा, पहले पुरुष हैं, स्त्री हैं, फिर उसके बाद उसका रैंडम सैम्पलिंग किया। ठीक है। शोध से क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा में समस्या पैदा करती है? सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा में समस्या के भू आवरण, बादल आवरण, जल आवरण, वनस्पति आवरण। भाई तो भू आवरण उसी का तो रिमोट सेंसिंग करता, क्या समस्या पैदा करेगा? बादल आवरण समस्या पैदा करता है। बी का आंसर इसका सही हो जाए। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है। 93। भौगोलिक आंकड़ों के मानचित्रण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर का मुख्य कार्य है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? आंकड़ों का भंडारण, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों की कल्पना, आंकड़ों का पुनः स्थापन तथा इनका संरेखण। भाई आंकड़ों का पुनः स्थापन या इनका संरेखण यानी डिजाइन जो है बनाना, ये तो वही कंप्यूटर काम है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंकड़ों का पुनः प्राप्त करना,
आंकड़ों को पुनः प्राप्त करना, और क्या है, और है आपका इनका संरेखण या डिजाइन, ड्राइंग जिसे कहते हैं। सर डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है 94 में कि निम्नलिखित में कौन सी मानचित्रण तकनीकी रेखांकित क्षेत्रों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करती है। क्या कह रहा है, रेखांकित क्षेत्रों को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करती है। तो आइसोप्लेथ गलत हो जाएगा, कोरोप्लेथ गलत हो जाएगा, कोरोक्रोमेटिक, कोरोस्केमेटिक। तो कोरोक्रोमेटिक होता है, कोरोस्केमेटिक में आपको जो है वो छोटे छोटे चिन्ह को दर्शाया जाता है चिन्ह की सहायता से। तो कोरोक्रोमेटिक इसका सी आंसर सही हो जाएगा, विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन 17 में पूछा गया था क्वेश्चन, इस तरह का एकदम सेम यही क्वेश्चन था, बस केवल डेटा यहाँ पे बदल गया है। कह रहा है यक्स चर यक्स और चर वाई चर यक्स का इस शर्त के साथ समासरण करता है कि रेखीय समासरण मॉडल y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में x बार 550, y बार 350 और b इक्वल टू 1.50 जहाँ y बार और x बार क्रमिक चरों के मध्यमान हैं और b y के सापेक्ष x की प्रवणता की रेखा को इंगित करता है। इस मॉडल के अनुसार प्राचल a का निम्नलिखित में क्या मान होगा। तो कह रहा है कि ये सूत्र बता ही दिया है, y बराबर बी एक्स। क्या बताया है सूत्र, y बराबर बी एक्स बताया है। इसी में आपको सूत्र का मान रख देना है। देखिए सब दिया हुआ है। y बार बराबर देखिए दिया है 3.50, ठीक है, बराबर a का मान निकालना है, प्लस बी एक्स है, b का मान कितना दे दिया है आपका 1.50 और x का मान कितना दिया है, x बार देखिए 5.50 दे दिया है। तो इसको आप कैलकुलेट करके आसानी से निकाल लेंगे। अगर अब मैं बताना चाहूँ तो आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए जो समीकरण दिया ए बराबर कह रहे हैं, जो दिया है y इक्वल टू दिया है ए प्लस बी एक्स दिया है y बार बराबर, ठीक है। तो y बार की वैल्यू ही दे दिया है, y बार की वैल्यू दे दिया है 3.50, ठीक है। y बार की वैल्यू दिया था 3.50 और a निकालने के लिए कहा था, b की जो वैल्यू था 1.50 था दिया था सॉरी, और x बार की वैल्यू कितने दिया था 5.50, बस यही तो निकालना था। अब a की इससे गुणा कर देंगे 1.50 5.50 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.50 इज इक्वल टू a प्लस इसे गुणा करेंगे 8.25 आ जाएगा। बस a की वैल्यू निकाल दिए, a इज इक्वल टू 8.25 माइनस 3.50 तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3 देखिए 8 a इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8.25 प्लस 3.50 तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो 4.75 आ जाएगा, ए इक्वल टू 4.75, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आया माइनस 4.75, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 95 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 96 देखते हैं। 96 कह रहा है कि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण नियरेस्ट नेबर एनालिसिस बिंदु रेखा और क्षेत्र के पैटर्न के अध्ययन का एक दृष्टिकोण है। तो यही तो उसमें अध्ययन ही किया जाता है, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण है बिंदु रेखा और क्षेत्र के पैटर्न का अध्ययन का एक दृष्टिकोण है। बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है कि प्रतिदर्शित बिंदु और उसके निकटतम पड़ोसियों के बीच वास्तविक मध्यमान दूरियों और अनुमानित मध्यमान दूरियों की तुलना कर दूरी का मापन होता है। तो बिल्कुल सही है, ये तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 97 देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट जनसंख्या की पेशागत संरचना को दर्शाता है? पेशागत संरचना कौन सा दर्शाता है? आइसोप्लेथ, समोच्च कंटूर, वृत्तारेख, कोरोप्लेथ। तो आसानी से वृत्तारेख जो है जनसंख्या की पेशागत संरचना को दर्शाता है। जैसे इसमें बता दिया कि भाई इतने लोग जो है प्राथमिक कार्य करते हैं, बी वाले लोग द्वितीयक कार्य करते हैं, सी वाले लोग तृतीयक कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये पेशागत संरचना को दर्शाता है। तो कौन सा? वृत्तारेख। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, जिसे पाई आरेख भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू समोच्च रेखा मानचित्र में सही दर्शाया जा सकता है? समोच्च रेखा मानचित्र में कौन सा सही दर्शाया जा सकता है? जनसंख्या वितरण, भूभाग ऊंचाई, चट्टानों की दृढ़ता, मिट्टी के विवरण। तो समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो समोच्च रेखी मानचित्र में सही दर्शाया जाता है भूभाग की ऊंचाई। बी आंसर सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से क्या समान यात्रा समय को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है? समान यात्रा समय ध्यान में रखिएगा। यात्रा समय, समताप रेखा समान तापमान को बताती है। समकाल रेखा यही तो है, समान काल, टाइम। समान यात्रा समय को जोड़ने वाली रेखा को समकाल रेखा कहा जाता है। समोच्च, समान ऊंचाई, समान रेखा गलत हो जाएगा, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक समांगी जनसंख्या समूह के लिए अधिक उपयुक्त है? तो समांगी जनसंख्या किस समूह के लिए कह रहा है? तो श्रृंखलाबद्ध है, सरल है, स्तरीकृत है, अनुपातिक है। तो समांगी जनसंख्या की जब बात होती है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, यादृच्छिक, कौन सा यादृच्छिक है समांगी जनसंख्या के समूह के लिए अधिक उपयुक्त है? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसका सरल हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको अच्छे से इस पर कमेंट करने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए और लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए, ताकि मोटिवेशन बनता रहे, मिलता रहे मुझे और मैं वीडियो बनाता रहूं। आप लोगों का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।